नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं महादेव बेटिंग के बारे में। ये मामला काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन हम इस पे अभी तक पहली रिपोर्ट लेके आए हैं और देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब तक अगर आपने नहीं जाना है कि महादेव बेटिंग है क्या, ये एक ऐप है और इसके ज़रिए कैसे पैसे कमाए जाते थे, वो भी फ्रॉड करके, और इसमें अब नाम आ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि इनको 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस तरीके से अब एक बड़ी मछली इस जाल में फंसी हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर ईडी के दावों पर जो इन्होंने टिप्पणी की है, इन्होंने कहा कि ये सब आरोप जो हैं सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाए जा रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर पूरा मामला रायता फैला हुआ है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो ईडी का दायरा है उसको बढ़ाया है और फिर उसके बाद 3 नवंबर की यह घटना है जिसमें ये आरोप लगा है कि 508 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, यानी कि जिनको पकड़ रखा है ईडी ने, उनमें से किसी ने एक ने बोला है। जो न्यूज एजेंसी पीटीआई है, इसके अधिकारियों ने ये बताया कि जब जांच को आगे बढ़ाई जा रही थी उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ईडी के इस दावे पर जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी को मारपीट कर ऐसा बुलवा दो तो इससे बड़ा मजाक क्या होता है। बघेल ने यह भी कहा कि ईडी की चालाकी तो देखिए, उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया है कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। इस प्रकार से राजनीतिक कटाक्ष भी हुए हैं और जब किसी के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और वो इतने बड़े पद पर बैठा हो, एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, तो वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ चीज़ें बोलेगा। हम जानेंगे कि महादेव बेटिंग क्या है और इससे पहले रणबीर कपूर और भी बड़े सुपरस्टार्स इस मामले में ईडी का समन झेल चुके हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और महादेव बेटिंग कैसे काम करता है और ये इसके जो मालिक है, ओनर हैं, ये कहाँ के हैं, सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा विपक्ष का भी रोल जान लें कि विपक्ष ने इन पर क्या कहा। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस पर यह कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निश्चित दिख रही है भाजपा को हार और घबराकर प्रधानमंत्री ने अपना आखिरी और एकमात्र बचे अस्त्र मोदी अस्त्र यानी कि ईडी को कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के लिए चला दिया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी का कवच है। प्रधानमंत्री मोदी की डराने धमकाने की रणनीति मतदाताओं के संकल्प को और मजबूत करेगी। वे जानते हैं कि यह सिर्फ इलेक्शन ड्रामा है जो बीजेपी की हताशा को दिखाता है। यानी कि इस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कितना हुआ है इसमें, अगर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे 2 नवंबर को ही 5 करोड़ 39 लाख रुपए महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में नकद जब्त किए थे। इसमें 15.59 करोड़ रुपए मिले। बैंक बैलेंस भी इसमें फ्रीज कर दिया गया है और जब्त कर लिया गया है। ईडी ने इस पर क्या कहा, तो ईडी ने अपने बयान में कहा कि असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फ़ोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और शुभम सोनी जो महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक है कि भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं और पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान कर रहे थे और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एजेंसी ने बताया कि असीम दास पैसे का लेन देन करने वाला था। अब इस प्रकार से भूपेश बघेल जो हैं आ गए हैं ईडी के रडार पर और इस पे हम पूरा चर्चा अब करने वाले हैं कि ईडी है क्या। इससे पहले भी इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है, जिसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन जो हैं कपिल शर्मा हैं, इन लोगों के नाम आ चुके हैं। और अब बात करते हैं जो महादेव बेटिंग है। बात करेंगे उन होनहार 2 बच्चों की जिन्होंने आज मुख्यमंत्री तक को फंसा दिया है। 2019 से आपको ले चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम समय में 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी। यानी कि 2 लोगों ने मिलकर कुछ सालों में जूस की दुकान से 5,000 करोड़ रुपए कैसे बनाए, ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है और इसमें लाजमी है कि बहुत सारे लोग अभी फंसने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रामेश्वर चंद्राकर नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है। सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो जाती है। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए
पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर थे और इससे काफ़ी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान ही थी। उसका दोस्त रवि उत्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उत्पल को भी दुबई बुलवा लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बेटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। इसे सोशल मीडिया पर दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए 2 रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाया। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को भी इसने खरीद लिया। किस प्रकार से ये काम करते थे? गेम खेलने की लत लगाते थे। आइए इस पे चर्चा करते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को पबजी खेलने का नशा चढ़ चुका और एक रील चलाने का, जो रील चलाते हैं ना मोबाइल में, हम भी रील कभी कभी बनाते हैं, लेकिन हमारा रील एजुकेशन से ही रिलेटेड होता है। तो महादेव जो बुक है ये कैसे काम करता है, हम इस पे बात करते हैं। महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोग जुड़ गए। इसने जुड़ने वालों में सबसे ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया करते थे। इसके यूजर्स इस ऐप के इस्तेमाल के लिए अलग से बैंक अकाउंट तक खुलवाते थे। और कोरोना महामारी और इसके बाद महादेव ऐप का कारोबार इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 2021 में कोरोना की वजह से बिना दर्शकों के IPL का आयोजन हुआ। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से ज़्यादा की सट्टेबाजी की गई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि फिलहाल 99 लाख से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा था जो सिर्फ 2 सालों में तय किया गया था। लोगों को सट्टेबाजी के जरिए पैसे कमाने का लोभ देकर कंपनी नए यूजर्स को जोड़ती थी। लालच। इस ऐप पर ऑनलाइन कैसीनो, पोकर, कार्ड गेम, 3 पत्ती कार्ड गेम खेलने के साथ इन गेम पर पैसे लगाने के भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वर्चुअल क्रिकेट गेम्स और लाइव क्रिकेट पर भी अवैध सट्टेबाजी की जाती थी। सट्टेबाजी के जाल में फंसते कैसे थे लोग, अगर उसकी बात करें तो एजेंट और ऐड के जरिए लोग ऐप से जुड़ते हैं। बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करते हैं। यूजर से फिर सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूजर को एक प्राइवेट ग्रुप से जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद सारा खेल किया जाता है। जो यूजर्स होते हैं उनको 2 कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क करने के लिए दिए जाते हैं। पहला कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर के जरिए यूजर आईडी में पैसे जमा करने के साथ ही पॉइंट्स जमा करते हैं। और दूसरा जो नंबर होता था, ये नंबर एक खास आईडी में पॉइंट को भुनाने के लिए वेबसाइट से संपर्क करने के लिए होता था। यानी कि यूजर्स कंपनी के बेनामी खाते में पैसा जमा करते थे और जीतने पर भी उन्हें बेनामी खाते से ही पैसा दिया जाता था। शुरुआत में इन ऐप के यूजर्स को जिताया जाता है और अंत में सब कुछ हार जाते हैं। महादेव जो बेटिंग ऐप था, इसमें कई बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी फंसे थे। इनका उपयोग ये कैसे करते थे उनकी बात करते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से होने वाली कमाई को सौरभ ने बॉलीवुड फिल्मों और होटल कारोबारियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिल्मों और अलग अलग कारोबार में इवेंट्स करने की वजह से सौरभ और रवि उत्पल बॉलीवुड अभिनेताओं, गायकों, सरकारी अधिकारियों समेत कई जाने माने लोगों के संपर्क में आ गए। फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर छापा मारा। उसी समय महादेव ऐप पहली बार चर्चा में आया। इसके बाद दुबई में होने वाले सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों में हर किसी को आने जाने का मौका मिलने लगा और इन पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफ अखबार के पन्ने पर उसके सट्टे वाले महादेव ऐप का प्रचार छप रहा था और दूसरी ओर उसके एजेंटों की गिरफ्तारी की खबर छप रही थी। पुलिस का कहना है कि देश में 30 से ज़्यादा सेंटर्स से महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच सौरभ और रवि तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार ये मामला राज्य पुलिस के हाथ से ईडी के पास गया तो गया कैसे? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव बुक को लेकर जांच करनी शुरू कर दी थी और बड़ी संख्या में इसमें लोग फंसने शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में काफ़ी धूमधाम से दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी और इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब 17 बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। और इस शादी समारोह के बाद सौरभ ईडी के निशाने पर आया था और जो लोग वहां जाते थे उनके लिए पूरा प्राइवेट प्लेन लगाया गया था और
आप समझ सकते हैं कितना पैसा इसमें पानी की तरह बहाया गया था। अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बिजनेसमैन अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी ने हवाला के जरिए विदेश से पैसे भेजा था। दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन महादेव बुक से था और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप के बारे में पहली बार जानकारियां सार्वजनिक रूप से साझा की। पिछले महीने ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ रुपए की नगद राशि, साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स भी वहां से प्राप्त किए। जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो ओएसडी हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो पर्सनल ओएसडी हैं, और एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने पर भी छापे हुए। और इन छापेमारियों के बाद महादेव बुक के मालिकों को हवाला कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे के हेर फेर के आरोप भी लगाए गए। ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने रणबीर कपूर से ये जानकारी मांगी कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा किसके जरिए मिल रहा था, अकाउंट में मिल रहा था, कैश मिल रहा था, चेक मिल रहा था, किस प्रकार से मिल रहा था। रणबीर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, सनी लियोनी, हिना खान समेत 14 सेलेब्स को समन किया गया था और इन पर हवाला के जरिए पैसा लेने का आरोप भी लगाया गया है। अगर ये फंसते हैं तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं ये। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को अपने विदेश खातों में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। कंपनी के लिए हवाला का सारा काम कोलकाता का रहने वाला विकास छपरिया देखता था। ईडी की जांच तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के परिवार के ज़्यादातर लोग दुबई में शिफ्ट हो गए। शादी की बात करेंगे तो जो फरवरी 2023 में शादी हुई थी सौरभ चंद्राकर की, इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात निकल के सामने आ रही है। नागपुर से परिवार, रिश्तेदारों और सेलिब्रिटीज को दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट बुक किया था। शादी के लिए योगेश बाबट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये पेमेंट दिरहम में हुआ था, यानी कि इंडियन रुपए में नहीं किए गए थे। आरोप के मुताबिक इन स्टार्स को भी शादी में शामिल होने के लिए सारा पेमेंट्स हवाला के जरिए हुआ था और इसीलिए ये लोग फंसे हैं। इस शादी में पहुँचे कौन कौन थे, तो 14 बड़े नाम पहुँचे थे, जिनमें पहला नाम हम बताना चाहेंगे। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक हैं, नुसरत भरूचा हैं, कीर्ति खरबंदा हैं, पुलकित हैं, भाग्यश्री हैं, सनी लियोनी भी पहुँची थी, भारती सिंह कॉमेडियन पहुँची थी, एली अवराम पहुँचे थे, गायिका नेहा कक्कड़ पहुँची थी और अभिनेता टाइगर श्रॉफ पहुँचे थे जो कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, विशाल ददलानी पहुँचे थे, अली असगर पहुँचे थे, राहत फ़तेह अली खान पहुँचे थे, बड़ी हस्ती है, आतिफ असलम भी इसमें पहुँचे थे। अब हम बात करते हैं जो सट्टेबाजी ये है, इस प्लेटफॉर्म के नुकसान कैसे हैं, किस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी होती थी, किस प्रकार से लोगों को इसमें जाल में फंसाया जाता था, इसकी हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 के एक लैंडमार्क फैसले में ऑनलाइन सट्टेबाजी को 2 भागों में विभाजित किया था। पहले, गेम ऑफ स्किल यानी अपनी जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना, इसे अपराध नहीं कहा जाएगा। दूसरा, गेम ऑफ चांस यानी सिर्फ लक आजमा कर जुआ खेलना। ये 2 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बांटा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार सिर्फ गेम ऑफ स्किल्स यानी कौशल वाले खेलों को ही कानूनी मान्यता है। सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के पास अधिकार है। हालांकि केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी नियमों में बदलाव करके सट्टेबाजी वाले ऐप्स को भी गेमिंग की आड़ में अजीबोगरीब मान्यता दी है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स भारत में खरबों का कारोबार कर रहे हैं। ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माय सर्कल और रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप गेम ऑफ स्किल के इसी नियम के तहत जमकर धंधा कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट जो है 2019 में 920 करोड़ रुपए का, वहीं 2020 में 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। देश में महादेव बुक ऐप जैसे कई अन्य ऐप अवैध कारोबार करने के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। विराग के मुताबिक IPL में स्पॉट फिक्सिंग
के स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने 2015 की रिपोर्ट में खेलों में सट्टेबाजी को वैध बनाने की सिफारिश की थी। 21वें विधि आयोग ने 2018 की रिपोर्ट में जुआ और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत फैंटेसी स्पोर्ट भी आते हैं। हालांकि इस बारे में सरकार ने स्पष्ट कानून बनाने की बजाय कौशल के खेलों की आड़ में सट्टेबाजी और जुए के अवैध गेमिंग ऐप्स के कारोबारों को अप्रत्यक्ष मान्यता दे रखी है और ऐसे ऐप्स बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करते हुए टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों से 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मामले में वसूली का नोटिस भी जारी किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ जीएसटी की चोरी की है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है और किस प्रकार से पैसों की हेरा फेरी इसमें की जा रही है और लोगों को इसमें फंसाया जाता है। और इसमें बड़ा नाम निकल के आए हैं भूपेश बघेल, जिनके बारे में हमने बताया कि इनके ऊपर जो पकड़े गए आरोपी हैं उनमें से किसी एक ने बयानबाजी की है, बताया है कि इनको पैसे धीरे धीरे करके 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बड़ी रकम होती है एक कंपनी के लिए जो इनको दिए, यानी कि एक तरह से संरक्षित, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो एक तरह से छत्तीसगढ़ के भी ये युवा थे और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और एक तरह से इनके ऊपर संरक्षण का आरोप लग सकता है। खैर अभी इनके द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ईडी को इस्तेमाल करके हमें फंसाने की बात की जा रही है और हमें फंसाया जा रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी और आपको अब ये पता चल गया होगा कि महादेव बेटिंग है क्या और भूपेश बघेल इसमें कैसे फंस रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।